हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट को। इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके जो टोटल 60 मार्क्स बन सकते हैं, टोटल तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन 100 में से 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो 40 मार्क्स हैं इसमें एक्चुअल में आपका पैसेज रहेगा हिंदी का, और ये आपका इंग्लिश का एक पैसेज रहेगा, मैथ्स रहेगा और रीजनिंग लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट मैराथन वीडियो दे दूंगा, उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये 60 जो है इसमें आपका हिंदी और जो आपका हिंदी हो गया, उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद आपका साइंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं और आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड सब कुछ मैं इस 60 में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो बताइए जरा किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शेर शाह द्वारा सर्वप्रथम रुपया को जो है वो चलाया गया। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एडिशनल इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं बताऊंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी का दरबारी कवि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था, कई लोग थे, उनमें एक था आपका उतबी जो था वो आपका एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है ना। अच्छा, महमूद गजनबी के दरबार में और कौन थे? तो ये आपका एक थे फिरदौसी, है ना, फिरदौसी भी इसी के महमूद गजनबी के दरबार का था। और इससे जो पूछा जाता है फिरदौसी का जो एक रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये विद्वान थे लेकिन आपसे इतिहासकार पूछा गया तो उतबी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? तो ये किसके तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कावेरी, है ना। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? तो ये आपका आप कह सकते हो कि कावेरी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी के बारे से रिलेटेड है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ था? ठीक है, तो किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये सबको पता भी होगा, ऋजुपालिका। इनसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बस ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, ओके। और कह सकते हो कि इनकी माता का नाम था वो त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है ना, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है ना। अच्छा, इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। बोलिएगा नहीं, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में पूछा जाता है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में यह गृहत्याग कर दिए थे। ठीक है ना, गृहत्याग की घटना जो है वो 30 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने टोटल 12 वर्षों तक तपस्या किया था, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 42 वर्ष, है ना। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ओके। अच्छा, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। अच्छा, और एक बात इनसे पूछा था, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था, ये मैं शायद ये नहीं बताया था, तो ये आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो जन्म आपका 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी से रिलेटेड जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है वो आपका संगन कल्लू से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। तो बताओ भाई किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये हुआ था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो 1892 अधिनियम के तहत आपका भारत में प्रथम बार जो है चुनाव प्रारंभ हुआ था। ठीक है, छठवां का भी हो गया। सातवां पर आ जाओ। सातवां है आपका गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो ये था आपका नमक कानून को निरस्त करना। ठीक है, नमक कानून को निरस्त करना यही नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है ना। अच्छा, नमक सत्याग्रह से हम समझ लेते हैं कुछ बातों को। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने टोटल 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है, पूछा जाता 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर, ठीक है, साबरमती आश्रम से मतलब ये कब समय था 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से टोटल आपकी 240 किलोमीटर की यात्रा शुरू किए थे। और जब ये यात्रा शुरू किए 12 मार्च 1930 से, तो ये 6 अप्रैल 1930 में आपका 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक खुद जो है नमक बनाया था और इस कानून का उल्लंघन किया था। किसका? नमक कानून का। ठीक है, तो मेन इसमें यही पूछा जाता। तो इनके साथ टोटल कितने लोग थे? 78 लोगों के साथ स्टार्ट किए थे और साबरमती से दांडी तक, ठीक है ना, टोटल 240 किलोमीटर की यात्रा था। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है। अगला पूछा जा रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी, मतलब इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो कब स्थापित हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका जो होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी तो वो 1905 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड और 2-4 बातें हैं वो, लेकिन हाँ कह सकते हैं। देखो फरवरी 1905 में, सुनते जाइएगा, फरवरी 1905 में श्याम जी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो समझ गए होंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1905 में। ईयर मैंने बता दिया किसने किया था। तो इसने किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है ना। अच्छा, इसे और एक नाम से जाना जाता था, किसे? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था, इंडिया हाउस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। 9 आ जाओ भाई। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किस अधिवेशन ने किया था भाई? तो ये किया था आपका जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसने आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन दिया था। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा? डी वाला, बनारस। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे भले ही, बट कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था, बाद में राज्य में अपने कब्जे में ले लिया था? तो बताओ भाई, हड़प नीति के तहत लिया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड तो लगाना नहीं चाहिए, बट अब लगा दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ना। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन डलहौजी ने इनके राज्य को कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? 11, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है। तो एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वो क्या है? यांगटीसी नदी है। ये कहाँ की नदी है? तो ये आपकी चीन की नदी है। कहाँ की नदी है? चीन की नदी है। ठीक है ना। और यह विश्व की, एशिया की तो ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व की देखा जाए तो विश्व की ये आपकी कौन सी नदी है? विश्व की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे लंबी नदी अगर विश्व की पूछा जाए तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नंबर 1 पर आपकी जो है, नंबर 1 पर आ जाएगी। नंबर 1 पर आपकी जो विश्व में लंबी नदी है, नंबर 1 पर आपकी रहेगी विश्व में नील नदी। ठीक है। और दूसरे पर क्या होना आ जाएगा?
अमेजन नदी, ठीक है ना। और तीसरे पर कौन आ जाएगी, यांगटीसी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर जो एशिया में पूछा जाए तो आपकी फर्स्ट हो जाएगी। आई थिंक पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो 12 पर आ जाओ भाई। 12 क्या कह रहा है, बृहत ज्वार आता है। तो पूछा जा रहा है बृहत ज्वार कब आता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका क्या आता है, बृहत ज्वार आता है, ठीक है। तो बृहत ज्वार से रिलेटेड बातें भूलिएगा नहीं भाई, कि आप सिंपल जब सूर्य और चंद्रमा सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो आपका बृहत ज्वार आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 13 पे आ जाओ। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो बताओ भाई पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य सागर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में प्रवेश होने वाले पश्चिमी जो विक्षोभ हैं वो आपका भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है 34 आपसे भारत की अवस्थिति पूछ रहा है, मतलब लोकेशन पूछ रहा है। तो भारत का लोकेशन जो हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, और ये आपका क्या हो जाएगा अक्षांश, और देशांतर में 68 से लेकर 97 25, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। 8 से 37 ऐसे याद कर लो और 68 से 97, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 14 के बाद 15 पर आ जाओ। कह रहा है कि भारतीय जनगणना मतलब जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी में कितना % है। तो 14 वर्ष से कम की आयु के जो परसेंटेज है वो है आपका 31%। ये तो काफ़ी डीप का क्वेश्चन हो गया, ये पूछना नहीं चाहिए, बट चलिए कभी कभी होता है ऐसा कि पूछ लिया जाता है। तो ये आपका टोटल जो हो जाएगा 14 वर्ष से कम आपके कितने हो जाएंगे, 31% हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 क्या करा, पूछ रहा है साख पत्र या L/C दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका जो करेक्ट होगा वो होगा एक आयतकर्ता के द्वारा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, आयातकर्ता के द्वारा जो है वो साख पत्र दिया जाता है। आयातकर्ता भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। साख पत्र का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आयातकर्ता द्वारा आपका प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट 17 पे आ जाओ। 17 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है, तो औद्योगिक विकास इंडस्ट्री वगैरह कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। तो औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है ना। ये इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए 18 पर आ जाओ। तो 18 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। किसने किया था भाई रोलिंग प्लान, तो ये आपका कह सकते हो कि किया था जनता सरकार के द्वारा, है ना। जनता जो है वो सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, ठीक है ना। अच्छा ये आपका कह सकते हो गुन्नार जो मॉडल है, गुन्नार मेडल जो थे, मैं बता दे रहा हूँ उससे रिलेटेड बातें, बोलिएगा नहीं, गुन्नार मेडल, तो गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये आपका क्या रोलिंग प्लान, अथवा इसको क्या, अथवा किस नाम से जाना जाता है, चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता द्वारा 1978 में लागू किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो रोलिंग प्लान, या फिर इसको क्या कहा जाता था, चल योजना कहा गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत किया गया, और लागू किसके द्वारा किया गया, तो जनता के द्वारा, ठीक है। इससे बातें जो थी मैंने बता दिया, ठीक है। अगला आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप जो है वो माना जाता है आपका M3 को, ठीक है ना। एक्चुअल में M3 बराबर जो होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, M3 बराबर आपका होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, है ना, बैंकों की सावधि जमा। तो M3 दोनों का सम के बराबर हो जाता है, इस वजह से M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप किया जाता है ना, M3 के द्वारा। चलिए 20 पर आ जाओ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है भाई, तो ये आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ 21 आपका कूट वाले हैं, तो कूट वाले को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
21 पढ़ो। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित, स्थानीय शासन से संबंधित उनको कालक्रमानुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका अशोक मेहता आई थी, तो पहले ये आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड मतलब थर्ड फर्स्ट पे हो जाएगा, तो उस हिसाब से देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अशोक मेहता, उसके बाद फिर आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मेहता, फिर आपका JKV मतलब दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, फिर पहले नंबर पर MLV सिंधवी तीसरा, और फिर ये चौथा। यही आपका ऑप्शन कालक्रम के अनुसार सही। सबसे पहले अशोक मेहता आई थी, ये बस ये दिमाग में बैठाए रहो। ठीक है, तो 21 का आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई 22 पर आ जाइए, 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, कह रहा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो बताओ भाई, संविधान संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो ये आपका लाया जा सकता है या तो लोकसभा में और या तो आपका राज्यसभा में। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का C आपका। ठीक, ओके। अच्छा, ये संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है, संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है ना, संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। 23 पर आ जाओ। 23 क्या कह रहा है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल आपका कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल तो आपका लिया गया है, ये कहीं से लिया नहीं गया है ना, ये आपकी भारत की ही ये एक मतलब प्रक्रिया है शून्यकाल। तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल जो है वो संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है ना, भारत की देन है आपके। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा, D वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बता दीजिए, अगर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, और USA से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, ओके। 23 हो गया। 24 पर आ जाओ। 24 क्या कह रहा है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन से सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन से सही है? तो नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो नागरिकता आपका जो होता है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है, तो 24 का आपका जो होगा वो C हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है ना, संपूर्ण भारत की केवल एक नागरिकता होगी। ठीक है, और यह संविधान के भाग 2, भारत में नागरिकता में संविधान के आप कह सकते हो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और ये जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन में भी आपका क्या चलता है, एकल नागरिकता चलता है। ठीक, चलो 24 हो गया। 25 पर आ जाओ। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताओ भाई, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका कौन था, सरदार पटेल जी थे। तो सरदार पटेल मतलब D ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले की मैं बात करूं अगर जो, तो राजेंद्र प्रसाद किसके थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके नियम समिति के थे। किसके थे? नियम समिति के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी मत भूलिएगा। और आप कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जहाँ समिति आ जाए, संघ संविधान समिति मतलब समिति से रिलेटेड जो था, उसके आपके क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जो BR अम्बेडकर की बात किया जाए तो ये तो प्रारूप समिति के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ गए ना। तो आपका सिंपल नियम समिति अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा कहीं पर समिति आती है तो आपका नियम समिति को छोड़कर बाकी सबके क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका 26। तो 26 पर आ जाओ। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। कैसा होता है भाई? तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है ना, तो 26 का आपका B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जो आपका रक्त दाब है, रुधिर दाब है, कह सकते हो ब्लड प्रेशर जो है वो किससे मेजर किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। ठीक है ना, स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए
और आपका 27 आपका क्या है, जीव विज्ञान नाम जो है वो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो जीव विज्ञान जो नाम है वो लैमार्क द्वारा दिया गया था, है ना, जीव विज्ञान का नाम लैमार्क ने दिया था, ठीक है। और डार्विन ने क्या किया था, तो डार्विन ने उत्तर जीविता का सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, उत्तर जीविता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को आप कह सकते हो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ने ये द्विनाम पद्धति दिया था, ठीक है ना, तो द्विनाम पद्धति जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक, आई थिंक समझ गए होगे आप पूरी बात, ठीक है ना। तो ये था आपका टोटल जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव विज्ञान आपका क्या हो जाएगा, लैमार्क सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का भी। 28 पर आ जाइए भाई, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो ये जगजाहिर है क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। और डी वाला कौन सा है, तो डी वाला आप देख सकते हो सेलुलोज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, सेलुलोज है, ठीक है ना। और ये एक तरीके का कार्बनिक यौगिक है, इसके सूत्र की अगर बात किया जाए तो क्या है, C6H10 है आपका और O5 है, ठीक है, और होलियन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। यह एक आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। और ये सेलुलोज जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है ना, प्राकृतिक आपका जो बहुलक है, प्राकृतिक आपका पॉलीमर कह सकते हो, ठीक है। जो कपास की आपकी रुई होती है, लकड़ी, ये सब सेलुलोज के प्रमुख जो है वो स्रोत है, ठीक है। अगला जो है आपका 28 के बाद 29 पर आ जाओ। अगला पूछा जा रहा फोटोवोल्टाइक से संबंधित है, किससे संबंधित है फोटोवोल्टाइक, जहां फोटो आ जाए वो सौर से रिलेटेड है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है आपका फोटोवोल्टाइक, ठीक है ना। ओके 29, नेक्स्ट आ जाओ 30। प्रकाश वर्ष किसका मापन है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष जो आपका हो जाएगा ये आपका दूरी का है, तो दूरी का मतलब कौन सा हो जाएगा, खगोलीय दूरी का है, ठीक है ना। तो ये 20 आपका मतलब समझ सकते हो, प्रकाश वर्ष वाला जो होगा 30 का वो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खगोलीय दूरी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक मैंने बता ही दिया, एक प्रकाश वर्ष निर्यात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, ठीक है ना। और जो प्रकाश वर्ष है वो कितने 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष की बात की जा रहा है, ठीक है ना ये। अच्छा, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है, वो प्रकाश वर्ष कुछ लोग बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है, भूलिएगा नहीं, क्या है, पारसेक, ठीक। चलो 30 के बाद आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, ये मैथ किट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप 36 पे आ जाओ। 36 हिंदी आपका शुरू हो गया, तो 36 आपसे पूछा जा रहा है गोदान किसकी रचना है, तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की अन्य कृतियां क्या हैं, ध्यान से समझ लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, निर्मला आपका हो जाएगा, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगल सूत्र, ये सब आपकी किनकी रचना है, प्रेमचंद की रचना हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 37 आपका कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखने का क्या मतलब है, ईद का चांद हो जाना, है ना, जो बहुत कम दिखते हैं, ठीक है ना। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। कोसों दूर होना का मतलब, कोसों दूर होना का मतलब होता है बहुत अलग होना, कोसों दूर होना का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अलग होना, ठीक है। अगला का मतलब बताता हूँ, गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान का पैदा होना, कोई गरीब है उसके घर अगर कोई गुणवान पैदा होगा तो उसका मतलब गुदड़ी का लाल होना। अब तब होना मतलब मरने के करीब होना, अब तब होने का मतलब क्या है कि मरने के करीब है, बोलते भी हैं आम भाषा में। 38 आ जाओ, 38 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, लक्षण तो नहीं होगा। ईमानदारी श्रेष्ठ का आचरण भी नहीं होगा, व्यवहार भी नहीं होगा, गुण होगा, आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 38 का आपका डी वाला करेक्ट है। 39 पर आ जाओ,
अनिल, अनिल का मतलब तो भाई सिंपल मुझे पता ही है कि क्या होता है, आपका वायु होता है, ठीक है ना। तो वायु किस, अनिल का मतलब वायु, तो पहले ही ऑप्शन में ऐसा है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाए। अच्छा, अनल का मतलब अग्नि भी होता है, बिल्कुल सही है। तो अनिल आपका हो जाएगा वायु और अग्नि, मतलब इसका समानार्थी पूछा था सदमयुग, ठीक है। तो अनिल वायु और अनल अग्नि, क्लियर है। चलो, और पर्यायवाची में आपको कुछ बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अनिल, वायु, या फिर आप कह सकते हो कि हवा, या फिर आप क्या कह सकते हो, पवन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो समीर, या फिर वात, मारुत, ये सब आपका अनिल हो जाएगा। अग्नि की पर्यायवाची अगर मैं पूछूं तो अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग, ये सब किसके हैं, अनल के हो जाएंगे, मतलब आग के हो जाएंगे, ठीक है। 40 पर आ जाओ। 40 क्या कह रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो इसका तो सिंपल है, पंकज है, ये आपका कमल वगैरह का होता है। बाकी अंडज होता ही है, नवचर होता ही है, खगचर, लेकिन आपसे नहीं पूछा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पंकज वाला, ठीक है। तो 40 का ए। 41 पे आ जाओ। अच्छा, 41 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके उससे हैं, इंग्लिश से, तो छोड़ दीजिए, आ जाइए डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका जो 52 है, ऑप्शनल है, वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वो क्या कहते हैं कि पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। तो 52 पर आ जाओ। 52 क्या कर रहा है, चलो देख लेते हैं भाई। 52 है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध पूछा जा रहा है, किससे है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो आपका किससे है, तो तबला वादक थे, क्या हो जाएगा, तबला वादक, ठीक है। और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे सितार, सितार में किसका नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो पंडित रविशंकर, है ना, पंडित रविशंकर का नाम सितार से रिलेटेड है, ठीक है। और सरोद वादक कौन थे, पंडित नहीं थे, ये आपका हो जाएगा सरोद वादक में अमजद अली का नाम काफी मशहूर है, किसमें, सरोद वादक में, ठीक है। अगला बांसुरी का जो होता है, वो बांसुरी का हो जाएंगे आपके कौन, हरिप्रकाश चौरसिया और पन्नालाल घोष, ठीक है। तो हरिप्रकाश और पन्नालाल, ठीक है, तो नाम भूलिएगा नहीं। सितार वादक में आए तो रविशंकर, सरोद में आए अमजद अली, और तबला तो जाकिर हुसैन होंगे ही जाएंगे, और बांसुरी में हरि प्रकाश हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे, पन्नालाल घोष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बार आ जाओ भाई। 53 आपसे पूछा जा रहा है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा वनारोपण, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वनारोपण के द्वारा। अति चराई करोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा यार, ये सब तो गड़बड़ ही बात है। वनारोपण है ना, एफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, 53 का, ठीक, कॉमन सी बात है। 54 पर आ जाओ। 50 आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, शायद ऊपर भी क्वेश्चन आया था, चलो जल्दी से निपटा दो। पणजी की राजधानी, पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, हिमाचल प्रदेश देहरादून, झारखंड रांची, सारी चीजें मैंने बता दी आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, और गोवा से रिलेटेड और मैं आपको बातें कुछ बता दे रहा हूँ, पूछा जाता है गोवा से रिलेटेड बातें। गोवा में 1961 तक पुर्तगाली शासन था, ठीक है ना। तो 1961 तक पुर्तगाली थे आपके, 1961 तक पुर्तगाली थे। उसके बाद 1987 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्या, गोवा। इसके बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो पूछा यही जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश या भारत में कब मिला, मुक्त हुआ विदेशी शासन से, 1987 में, ठीक है। तो 55 हो गया। 56 पर आ जाओ। माले किसकी राजधानी है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है माले किसकी राजधानी, तो ये आपकी मालदीव की राजधानी क्या है, माले हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 पर आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो किसको देंगे भाई, तो ये आपका दे देंगे किसको भाई, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 58 क्या, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो खजुराहो आपके सर्वाधिक जो स्मारक है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश। अगला आपका है 59 शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस सबको पता होगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है
1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो 61 पे आ जाइए। 61 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो बताओ भाई कब किया गया? तो ये आपका किया गया था अग्नि सप्ताह का आयोजन 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। तो 14 से 22 है ना अप्रैल 2022 तक आपका अग्नि सुरक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 61 का बी हो गया। चलो 62 पर आ जाओ। 62 क्या कह रहा है? अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ये आपका किया गया था भाई असम में। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, असम में आपका जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो 62 का डी। चलो 63 पर आ जाओ। 63 आपका क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड है। हाँ, 2-3 ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, 3, चौथा ऑप्शन तो दिया भी नहीं इसमें। तो 63 का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा, 3 ही ऑप्शन से बना है, तो चलो भाई तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपसे पूछा गया है अगर कथनों पर विचार करना है किसके बारे में? रायसीना संवाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यह जो संवाद है यह वर्ष 2016 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके। अगला, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में किया गया। ये भी बात सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये भी बात सही है। तो उस हिसाब से तीनों बातें अगर सही हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका जो उद्घाटन किया गया था ये आपका किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है ना, 25 अप्रैल 2022 में। किसका? इसी का, आपका रायसीना संवाद। ठीक है, तो 63 का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलो 64 पर आ जाओ। 64 क्या कह रहा है? ये रहा आपके सामने। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था भोपाल में। कहाँ पर किया गया था? अप्रैल 2022 के 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका भोपाल में किया गया था। ठीक है, तो 64 का बी। ये करंट अफेयर आपका चल रहा है थोड़ा बहुत। और नेक्स्ट है आपका 65 क्या कर रहा है? 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आहार मेला का जो आयोजन किया गया था वो आपका किया गया था, सॉरी आहार नहीं, आतिथ्य मेला का आहार आतिथ्य मेला, और जिसे कहा क्या गया? आहार 2022। ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो 65 का ए। ठीक है, 66 पर आ जाओ भाई। 66 क्या कह रहा है? IRAD परियोजना को किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था? तो IRAD जो लॉन्च किया गया था ये आपका चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, IRAD जो है वो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस द्वारा, मतलब सड़क दुर्घटना से रिलेटेड था आपका ये IRAD। चलो 57 पे आ जाओ। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो ये आपका बनाया है किसने? ये आपका बिहार ने बनाया था। ठीक है ना, तो 23 अप्रैल 2022 में ये मतलब 23 अप्रैल 2022 को विजयोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में एक साथ आपके टोटल 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बिहार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तो 67 का भी। 68 पर आ जाओ। 68 क्या कह रहा है? 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये आपका जो प्रथम स्थान है वो आपका गुजरात का है। ठीक है ना, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात का है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। 69 पर आ जाओ। 69 कह रहा है किस रेलवे जोन को एक स्टेशन वन उत्पाद प्रोडक्ट कह सकते हो, तो वो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो ये आपका किया दक्षिण मध्य रेलवे ने, है ना, साउथ मिड कह सकते हो। ठीक है, साउथ सेंट्रल हो जाएगा। तो 69 का सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, वन स्टेशन वन उत्पाद।
अगला 70 जो कि हमारा लास्ट भी है। ठीक है, 70 कह रहा है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? ये आपकी बनी है इंडिगो। इंडिगो जो थी वो गगन का उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपके साथ 70 क्वेश्चन जो है, 70 क्या कह सकते हो, 70 से कम ही था क्योंकि मैंने कहा है आपको टोटल 60, क्योंकि बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कराए हैं जो कि आपके मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड थे। ठीक है ना, उसकी सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। तो टोटल अगर जो आप इस वीडियो को देखे हैं, मैं प्रैक्टिस सेट जितना लाऊंगा वो मतलब आपका रहेगा, कह सकते हो कि सारे आपके जीएस के सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे का हिस्ट्री रहेगा और आपका ज्योग्राफी रहेगा और आपका पॉलिटी रहेगा और आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक है ना, हिंदी रहेगा। ये आपका इतना मैं पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो 60 नंबर आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट में जुड़कर करा सकते हैं। जितने प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, 30, 40, 50, जितने भी एग्जाम के पहले हो पाएंगे, मैं आपको जितने भी आपके जो प्रकाशन है सारे के करा दूंगा, वहां से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत है या कोई और चीज आप मुझसे चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कोई कमी होगी तो भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।